हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो गई हूं और आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है रूसो, जिनका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। आज हम उनके जीवन परिचय को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो रूसो एक फ्रांसीसी राजनीति विचारक थे और उन्हें संविधावादी, उदारवादी तथा आदर्शवादी राजनीति विचारक भी कहा जाता है। रूसो का जन्म कब हुआ था? तो 28 जून 1712 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान था जिनेवा। रूसो के जन्म के साथ ही उनकी माता का निधन हो गया था और उनके पिता ने उनका उत्तरदायित्व अच्छी तरह नहीं संभाला, जिसके कारण उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। फिर है रूसो की मृत्यु कब हुई थी? 1778 में, जब वो 66 वर्ष के थे। किसी भी राजनीति के विचार किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे रूसो को पर किसका प्रभाव पड़ा था। तो जेनेवा के वातावरण ने रूसो को प्रभावित किया था। यहाँ पे जो दूसरों लिखा है यहाँ पे रूसो होगा। फिर नेक्स्ट है हॉब्स लॉ के विचारों ने उन्हें प्रभावित किया था। इसकी झलक हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी जो पुस्तक है उस पर साफ दिखाई पड़ती है। फिर हॉब्स लॉ के विचारों ने उन्हें प्रभावित किया। फिर नेक्स्ट है फ्रांस की तात्कालीन परिस्थितियों ने उन्हें प्रभावित किया। फिर है मॉन्टेस्क्यू और प्लेटो का भी उन पर प्रभाव पड़ा। प्लेटो की रिपब्लिक ने इन्हें बहुत ही प्रभावित किया और बाह्य परिस्थितियाँ, ऐतिहासिक परंपराएं आदि के संबंध में मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव रूसो पर दिखाई देता है। फिर हम आगे बात करते हैं उनकी रचनाओं की। तो रूसो की प्रमुख रचनाओं में थी डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1751। यह जो पुस्तक है यह कला और विज्ञान को व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी मानता है और उसका कहना है कि मनुष्य का नैतिक पतन उसी रूप में हुआ है जिस रूप में विज्ञान और कला ने प्रगति की है। फिर नेक्स्ट बुक है उनका डिस्कोर्सेस ऑन द ऑरिजिन ऑफ इन इक्वालिटी 1755। तो यह जो पुस्तक है, रूसो ने इस रचना में मानव असमानता के उत्तरदायी तत्वों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। फिर नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758। तो ये जो पुस्तक है, रूसो ने अपने इस ग्रंथ में आदर्श राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है द न्यू हेलोसिस। ये पुस्तक जो है 1761 में प्रकाशित हुई और यह रूसो की संवेदना से परिपूर्ण एक उपन्यास है। इसमें उसने प्राकृतिक अवस्था में लौटने की वकालत की है, जहाँ ही मानव सभ्य, नैतिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से रह सकता है। फिर नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। यह रूसो की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। इसी में रूसो ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने किस बुक में किया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। इस ग्रंथ की शुरुआत रूसो ने अपने इस महत्वपूर्ण वाक्य से करता है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है परंतु सभी जगह विभिन्न बंधनों से जकड़े जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि इस वाक्य को उन्होंने किस पुस्तक में लिखा है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है परंतु सभी जगह विभिन्न बंधनों से जकड़े रहता है। फिर नेक्स्ट बुक है इमाइल। यह पुस्तक 1762 में प्रकाशित हुई। इसमें रूसो ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को लिपिबद्ध किया है। फिर नेक्स्ट है कन्फेशंस। यह पुस्तक रूसो की आत्मकथा है। फिर है डायलॉग्स। फिर है रिवर राइज। आगे आते हैं हम। रूसो की अध्ययन पद्धति क्या थी? तो मनोवैज्ञानिक थी उनकी अध्ययन पद्धति, विश्लेषणात्मक थी और अनुभवात्मक थी। फिर रूसो के राजनीतिक दर्शन का आधार क्या था? तो सामान्य इच्छा रूसो के राजनीतिक दर्शन का आधार था। रूसो सामान्य इच्छा को ही विधि, न्याय और शक्ति का स्रोत मानते थे। रूसो ने इस सामान्य इच्छा को सदैव न्यायपूर्ण बताया है। फिर नेक्स्ट है रूसो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का घोर विरोधी था। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह संपूर्ण रूप से प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, इसलिए वे प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का विरोध करते थे। फिर नेक्स्ट है रूसो निर्वाचनात्मक कुलीन तंत्र को सर्वोत्तम शासन मानता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति
निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, वो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था होती है। फिर नेक्स्ट है, रूसो संप्रभुता का समर्थन करता था। तो रूसो का मानना था कि प्रभुसत्ता सदैव संपूर्ण जनता में निहित होती है। वह लोकप्रिय प्रभुसत्ता की धारणा को स्थापित करता है। रूसो प्रभुता सामान्य इच्छा से जोड़ते हुए प्रभुसत्ता को जनता के हवाले करता है। फिर हम आते हैं आगे, रूसो के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। रूसो के मानव संबंधी विचार। तो रूसो के मानव संबंधी विचार थे कि उसने मानव को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांतिप्रिय और एकांत प्रिय बताया है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब सिद्धांतों का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर मैंने बस संक्षिप्त रूप से आपको दिखा दिया है कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो फिर नेक्स्ट है, रूसो की प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। तो रूसो ने प्रकृति अवस्था में मनुष्य को एकांकी, स्वस्थ, नैतिक तथा निस्वार्थ संपत्ति और परिवार से रहित बताया है और उसको सर्वोत्तम वातावरण भी बताया है। फिर नेक्स्ट है, रूसो के सामाजिक संविदा संबंधी विचार। तो रूसो का मानना था कि सामाजिक समझौता का उद्देश्य प्राकृतिक अवस्था के अराजकता पूर्ण वातावरण को समाप्त कर स्वतंत्र एवं समानता खुशहाली का वातावरण स्थापित करना है। फिर नेक्स्ट है, रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी विचार। तो मैंने आगे भी बताया कि रूसो सामान्य इच्छा को ही विधि, न्याय और शक्ति का स्रोत मानते थे। सामान्य इच्छा को समस्त राजनीतिक दर्शन का उन्होंने आधार माना है। फिर नेक्स्ट है, रूसो के प्रभुसत्ता संबंधी विचार। तो रूसो का मानना था कि प्रभुसत्ता सीमित होती है, अविभाज्य होती है, और रूसो ने सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित होने वाली राजनीतिक समाज की निरंकुश शक्ति को प्रभुसत्ता माना है। फिर नेक्स्ट है, रूसो के कानून संबंधी विचार। तो रूसो का मानना है कि कानून को राज्य के लिए आवश्यक बताया है। समझौते के द्वारा तो सिर्फ राज्य की उत्पत्ति होती है, उसके उद्देश्यों को मूर्त रूप तो कानून देता है। फिर नेक्स्ट है, रूसो के सरकार संबंधी विचार। तो रूसो का मानना है कि राज्य एक पूर्ण राजनीतिक संगठन है, वह सर्वोच्च सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करता है। इस इच्छा को क्रियान्वित कर रूप प्रदान करने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति सरकार का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट है, रूसो के संपत्ति और समानता संबंधी विचार। तो रूसो के संपत्ति और समानता संबंधी विचार में कहीं कहीं उन्होंने संपत्ति को अच्छा भी बताया और कहीं कहीं खराब भी बताया है। ईमेल पुस्तक में उन्होंने संपत्ति को अच्छा। रूसो के महत्वपूर्ण कथन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि रूसो ने अपने विचारों को कैसे प्रकट किया है और इन कथनों से हमको उनके विचारों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले तो उनका महत्वपूर्ण वाक्य यह था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। फिर नेक्स्ट है, विवेकी मनुष्य एक पतित पशु के समान है। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र व्यवस्था है जो अन्य समस्त अधिकारों का आधार है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामाजिक व्यवस्था को एक पवित्र व्यवस्था मानते थे जो कि हर अधिकार व्यक्ति को प्रदान करती थी उसके विकास के लिए। फिर नेक्स्ट है, यदि तुम इस बात को भुला देते हो कि फलों पर सभी का अधिकार है और भूमि पर किसी का नहीं, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। फिर नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया, वह कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसका अन्य व्यक्तियों ने विश्वास कर लिया समाज का यथार्थ संस्थापक था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका मानना था कि जिस व्यक्ति ने पहले अपनी शक्ति और बुद्धि के कारण कहा किसी भी एक भूमि के टुकड़े को अपना बनाकर कहा कि यह मेरा है, और हर व्यक्ति ने उसके डर से या उसके बुद्धि के से को मानते हुए उसके बात को मान लिया, तो वही समाज का यथार्थ संस्थापक था, ऐसा रूसो का मानना था। फिर आते हैं नेक्स्ट में, अपना हित साधन करो परंतु दूसरे के कम से कम हानि हो। इस बात से यह पता चलता है कि वे अपने हित की पूर्ति की बात तो करते हैं, लेकिन आपके हित में किसी और का हानि बहुत ज़्यादा ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है, अब ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता हो, और अर्थात सामाजिक जीवन को स्वतंत्र जीवन हो। फिर नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा न तो बढ़ सकती है और न वह दूर की जा सकती है। उनका मानना है कि जो व्यक्ति की सामान्य इच्छा होती है वह ना तो बढ़ सकती है और ना वह दूर की जा सकती, ना कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को छोड़ नहीं सकता।
फिर नेक्स्ट है, हमें हमारी अज्ञानता, भोलापन तथा गरीबी वापस कर दो, क्योंकि वही हमें सही बना सकती है। सूची मैंने यहाँ पे हो गया, तो ये सही बना सकती होगा। संभवतः मनुष्य बहुत कम सोचता है और जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है वह भ्रष्ट है। उनका मानना था कि ऐसे तो मनुष्य कम सोचते हैं, लेकिन अगर जो व्यक्ति अधिकतर सोचते हैं तो वे बहुत जल्दी भ्रष्ट भी हो जाते हैं, उन्हें अच्छे और गलत का पहचान नहीं रह जाती। फिर नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा राष्ट्र चैत्य में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। उनका मानना है कि सामान्य इच्छा, सबकी इच्छा एक समान होने से राष्ट्र में एकता स्थापित होती है और सबकी इच्छा को अगर कार्य किया जाए तो वो राज्य अच्छी तरह से स्थिर होके बना हुआ रहता है। फिर आते हैं हम आगे। समाज के ऊपर संप्रभु ऐसा कोई बंधन नहीं लाद सकता जो समाज के निरर्थक हो और ना वह ऐसा करने की इच्छा ही कर सकता है। इस कथन से वे कह सकते हैं कि जिसको हम सामाजिक समझौते के द्वारा अपना सारी शक्ति सौंपते हैं वो किसी भी व्यक्ति या अन्य जनता पर कोई भी बंधन नहीं लाद सकता, और अगर वो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने मनमर्जी का कार्य करूँगा। जनता ने उसे चुना है, तो अगर जनता चाहेगी तो अगर गलत कार्य वो करेगा तो उसे हटा भी सकती है। निजी संपत्ति और विषमताओं के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हुआ और इन्हीं की रक्षा के लिए मनुष्य ने राज्य की स्थापना की है। इस वाक्य से पता चलता है कि वे निजी संपत्ति और क्षमताओं के कारण ही मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं कि व्यक्ति ने निजी संपत्ति के कारण ही सामाजिक समझौता किया। और फिर नेक्स्ट है, रूसो पूर्ण लोकतंत्र को ही पूर्ण स्वतंत्र मानता है। इसका अर्थ